बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मेरा असगर कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। मेरे साथ मौजूद है जनाब फयाज रामी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा रामी साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप कानूनी मामलात को ज़रा बेहतर तरीके से जानते हैं और बेहतर तरीके से बता भी सकते हैं। मुख्तलिफ हमारे यूट्यूबर्स, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई, केमिकल रिपोर्ट आ गई, एमएलओ हो गया, ये सारी चीज़ें अब समझ मिक्सअप हो रहा है। अपना फोरेंसिक रिपोर्ट क्या है, केमिकल रिपोर्ट क्या है, एमएलओ क्या है, ये तो बाद के हम बताएं कि क्या क्या चीज़ आई है और उसमें क्या कुछ आया है। पहले हमें ये बताएं कि इन आपस में इनका डिफरेंस क्या है। बहुत शुक्रिया गुलाज साहब। सबसे पहले जो एमएलओ है ना, ये मेडिकल जो लीगल एमएलसी जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट होती है, ये जब भी कोई हार्ट का केस आता है या कोई इस तरह का मामला आता है जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए एक इमरजेंसी मेडिकल कैंप बना होता है हॉस्पिटल में, जो कि एक जनरल एग्जामिनेशन करता है। इसमें हार्ट केसेस में वो देखते हैं नेचर ऑफ वाउंड कैसी है, और अगर बंदे की डेथ हो गई तो फिर उसमें पोस्टमार्टम वगैरह कंडक्ट होता है। और उसमें जो भी बंदा आता है डिसीज पर्सन, उसके कपड़े, उसका बैकग्राउंड कैसे हुआ, और उसका जनरल एग्जामिनेशन, उसकी हाइट और उसका ईच एंड एवरीथिंग। राइट। और जनरल एग्जामिनेशन उसका होता है अगर बॉडी के ऊपर किसी किस्म के तशद्दुद के निशानात हैं, उस चीज़ को देखा जाता है। अगर किसी किस्म के जख्मों के निशानात हैं, तो जनरल एग्जामिनेशन जो बाहर बाहर से किया जा सकता है, इसको हम एमएलओ कहते हैं, जो हॉस्पिटल में आमतौर पर होता है। सही। अब केमिकल एग्जामिनेशन जो है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसके लिए फिर जो लेट्स अगर मरने से पहले किसी बंदे ने खाना खाया हुआ है या नहीं खाना खाया, सही। ठीक है, तो या उसने उल्टी की है, तो उसका जो मैदे के कंटेंट हैं, उसका सैंपल लेकर उसको फिर फोरेंसिक के लिए भेजा जाता है, केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, ये डिटेक्ट करने के लिए कि उसमें किसी किस्म का कोई पॉइजन तो नहीं है। ठीक है। राइट। और अगर ज्यादा पुरानी है, तो जिस तरह नाखून वगैरह आप देख लें, या बालों का एग्जामिनेशन है, तो ये फोरेंसिक वगैरह के जरिए से ये सारा होता है, जिससे आप पॉइजन, ड्रग, और कितनी देर पुरानी है, हड्डियों की, नाखून की उम्र से, आप हड्डियों की उम्र से ये चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी देर पुरानी है डेड बॉडी वगैरह। तो ये जो चीज़ें ऑर्गन से रिलेटेड इस तरह के जहाँ पे सिनेरियो आ जाए, वहाँ पे फिर केमिकल एग्जामिनेशन होता है कि उसमें किसी किस्म का कोई पॉइजन तो नहीं है। जी। अच्छा राम साहब, आपसे मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि मेरी रिसर्च के मुताबिक, मेरे ज़ायक़े के मुताबिक जो केमिकल रिपोर्ट आई है उसके अंदर, क्योंकि उसमें 9 सैंपल्स जामिया कराची को ही भिजवाए गए थे, और वहाँ से जो केमिकल रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि नशे की देखा जाता है, तो इस रिपोर्ट के अंदर 2 चीज़ें देखी गई थी और दोनों चीज़ें वो नेगेटिव आई हैं। वो 2 चीज़ें, एक तो ये है कि जो जहर के मामलात थे, क्या उसको यानी अदाकारा को जहर दिया गया था, जहर की वजह से उसकी डेथ हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ उस रिपोर्ट के अंदर जो बज़ाहिर हमें बताया गया है। और इसके अलावा जो नशे की ज्यादती की वजह से बाज़-औक़ात डेथ हो जाती है, यानी काज़ ऑफ जो डेथ बनती है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर वो भी नहीं हुआ, नशे की ज्यादती भी नहीं हुई, और वो उनका बाकी जो अपना ज़हर हुज़ूर है वो भी उसको नहीं दिया गया। तो फिर क्या आप समझते हैं कि अब उसकी जो काज़ ऑफ डेथ है वो क्या हो सकती है? देखें, ये क्लियरली एक मिस्ट्री है, और एक बात तो क्लियर है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये एक मर्डर है। ठीक है। लेकिन अब सवाल ये, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मर्डर है, क्योंकि ये सीधा सा केस नहीं है, ये बहुत सारे शक व शुबात पैदा कर रहा है। जैसा कि मालिक मकान का अपने घर की इंस्पेक्शन ना करना, चौकीदार का वहां से गायब हो जाना, डेड बॉडी को इस डायरेक्शन में रखना कि बाकी सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, सिर्फ एक खिड़की ओपन है जहाँ से जो बदबू है वो बाहर जा सकती है। किसी नेबर का इस चीज़ के बारे में नोटिस ना लेना, कोई इतने देर तक, सबसे बड़ी बात यह है, इतनी देर तक वकूवे का रिपोर्ट ना होना। दुरुस्त। ठीक है। मिसिंग कंप्लेंट घर वालों की तरफ से ना फाइल होना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि ये कोई नेचुरल नहीं है। फिर इसके बाद एक डॉक्टर साहिबा हैं कायनात, वो जी बिल्कुल, ये रामे साहब वो भी बिल्कुल उस तरफ हम आते हैं। बिल्कुल, आपने रिपोर्ट भी किया था, मैंने भी किया था, वो जो आप सैयद कायनात शाह की बात कर रहे हैं, एक खातून, नाजरीन आपको दोबारा बता दें कि एक अपडेट ये भी आई है कि एक खातून जो उसने ये दावा किया था, बाकायदा उसने एक दरख्वास्त दी थी जो पीएम का जो पोर्टल होता है, जिन शिकायत सेंटर जो होते हैं वज़ीर-ए-आज़म का, उसके थ्रू, और उसने ये दावा किया था कि डॉक्टर सीरम सज्जाद हैं, एक उनके साथ हुमैरा असगर के ताल्लुकात थे,
और सीरम सजाद ने हुमैरा असगर से मुबैना तौर पर ज्यादती भी की थी। न सिर्फ सीरम सजाद ने की थी, बल्कि उनके वालिद और उनके बाकी जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने भी की थी, क्योंकि इनका एक बंगला है, उस बंगले के ऊपर सीरम सजाद डॉक्टर अपना हुमैरा असगर साहबा को लेकर गए थे, वहाँ पर उनके साथ ज्यादती की थी वगैरह वगैरह। इस किस्म के बेशुमार इल्ज़ामात उस खातून जिसका नाम कायनात शाह था उन्होंने ये लगाए थे। लेकिन जब पुलिस ने इसके ऊपर तहकीक की है, रमज़ साहब, ये अब हमारे जो रिपोर्टर हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि सीरम सजाद इससे पहले खुद वो मंजर आम पर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने अपने वालिद जो सजाद साहब हैं उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, वो भी साथ मौजूद थे। अच्छा, जो उनके वालिद हैं सीरम सजाद के, सजाद साहब, वो जिस तरह हमारे हकीम शहजाद लोहा पार साहब हैं, वो उस तरह के काम करते हैं, यानी मजनून वगैरह इस किस्म की चीज़ें भेजते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि मुझे कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले कुछ लोगों ने मेरे से मजनून जो कि इंतहाई महंगे हैं वो मेरे से मुफ्त मांगने की कोशिश की, मैंने उनको नहीं दिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने, इससे पहले वो हमें एक और मुकदमा है उसके अंदर भी हमें घुसाने की कोशिश की है। अब इस मुकदमे के अंदर वो हमें लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम हुमैरा असगर साहबा को जानते तक नहीं है। फिर पुलिस को शक हुआ कि ये जानते नहीं है, लेकिन खातून ये कह रही है इनके साथ गहरे ताल्लुकात थे। जहरी सी बात है, आज के दौर में ये मुश्किल तो नहीं है, उसकी कॉल हिस्ट्री बाकी सारी चीज़ें निकल कर सामने आ जाती हैं। सबसे पहला जो पुलिस ने काम किया है वो ये किया है कि जो उस दरखास्त के अंदर मोबाइल नंबर था उसको ट्रेस करने की कोशिश की है कि ये मोबाइल नंबर किसका है, ताकि इस कायनात शाह सेवा से जो खातून दावा कर रही है कम से कम इससे मिला तो जाए ना, ये क्या कहना चाहती है। तो उसके बाद फिर जब उन तक जिन्हें पहुंचे, उसके नंबर को ट्रेस किया, तो नंबर किसी दूर जाकर कोई 60-70 साल एक खातून है उसके नाम पर था, जिसको ये नहीं पता था कि हुमैरा असगर कौन है, सीरम सजाद कौन है, ये मामला चल क्या रहा है। तो एक अपडेट अब इस केस के अंदर ये भी आई है। देखें, बहुत शुक्रिया कुलैस साहब आपका। देखें, एक बात तो क्लियर है कि ये जो डॉक्टर साहब और इनके फादर हैं, इनका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सही, ये बतौर वकील एक मेरी ये सेंस काम कर रही है, ये एक छठी इस बात ये कर रही है, दुरुस्त, इनका कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर है। सही, हाँ हो सकता है। जब आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसकी वजह यह है कि इनका इमीडिएटली रिएक्ट करना, एक एलिगेशन लगता है उसके ऊपर आकर फौरन से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफिकेशन देना। बिल्कुल। और दूसरी तरफ फादर ने भी कहना शुरू कर दिया व्हाट इज़ दिस रबिश, कि वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने किसी को मजून नहीं दी। तो वो इस तरह से पाकिस्तान में कितने हकीम हैं जिनको मजून ना देने पे केस किया गया। सही हो। केस इज़ अ बिग थिंग। ये तब होता है जब आपके दरमियान कोई काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो किसी पॉइंट के ऊपर। छोटी बात पे नहीं कि मजून नहीं दी तो उसने जाके केस कर दिया, उसने करना ही था तो वो कोई रिकवरी का दावा कर देता, कोई डैमेजेस का करता, कोई एफआईआर के लिए कंप्लेंट इस मर्डर केस में इन्वॉल्व। दूसरा ये है कि वो इसके मुद्दई भी तो नहीं है ना जिन्होंने दावा किया है, ये भी तो है ना। मर्डर केस में कोई इन्वॉल्व कर देता है, इतनी बात। सही, ये केस है 302 का, दुरुस्त, बिल्कुल, जिसमें एक खातून की जान चली गई है और वो कहते हैं कि इसके कत्ल में मुझे इसलिए मुलव्वस किया जा रहा है, प्रोमिनेंट खातून थी, एक अदाकारा थी, मुझे इसलिए कत्ल में मुलव्वस किया जा रहा है कि मैंने मजून नहीं दी। तो इस बात पे हंसी आती है बिल्कुल कि ये जो बात कर रहे हैं इस तरह से उन्होंने रिलेशनशिप तो खुद ही मान लिया कि मेरा कोई ना कोई रिलेशनशिप था, मजून मैं देता था उनको या लेता था, कोई ना कोई मेरा रिलेशनशिप था। लेकिन पुलिस ने जितनी एफर्ट कंप्लेनेंट को ढूंढने में की है ना, उतनी एफर्ट इस बात पे करें। पुलिस, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पुलिस ने जो कल अदालत के अंदर रिपोर्ट जमा कराई है उसके अंदर क्या कहा है? उसके अंदर ये कहा है कि अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। ये वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम अभी रिपोर्ट्स का आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। अब इससे क्या हमें सबक मिलता है? देखें, क्या नजर आ रहा है? देखें, ये तो बहुत सारे लैब्स हैं इस इन्वेस्टिगेशन में। मैंने पहले कहा कि जिस रूम से इनकी डेड बॉडी मिली है उस रूम को सील होना चाहिए था ताकि उसमें तमाम तर जो एविडेंस थे वो कलेक्ट किया जा सके। दुरुस्त, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अब ये जो मोहतरम है, ये डॉक्टर साहब हैं, इनका रिलेशनशिप ज़रूर है। और इन्होंने, पुलिस ने हुमैरा असगर के साथ किन लोगों का रिलेशनशिप था, इस चीज़ को ढूंढने की बजाय इस पे एफर्ट लगाना शुरू कर दिए कि कंप्लेंट किसने की है। देखें, बहुत सारे लोग मर्डर केसेस में कंप्लेंट बनने से डरते हैं। उनकी फैमिली ने मिसिंग कंप्लेंट नहीं लॉन्च की, ठीक है। कोई यहाँ पे पाकिस्तान का जिस तरह का सिस्टम है, कोई बंदा मर्डर केस में कंप्लेंट करता है, सबसे पहले पूछते हैं भाई आप क्यों मर रहे हैं, आपका क्या रिलेशनशिप था, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं ऐसे। तो वो डरते हुए कोई बंदा कंप्लेंट बनता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने ये कंप्लेंट फाइल की है तो वो किस ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए से हुई है? प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे ऑन ट्विटर ट्वीट हुआ है उसको, या ऑनलाइन किया गया है ना, देखें, बिल्कुल दरखास्त दी उसमें, तो वो आईपीएस एड्रेस से पता चल जाता है कि ये कौन से मोबाइल से ये भी तो मुश्किल नहीं है। आप कह लीजिए इस दौर हम रह रहे हैं, ये कौन सा मुश्किल है ढूंढना किसी को, कंप्लेंट तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। ये वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं
जो आज से 100 साल पहले होती थी। दुरुस्त, अब वैलिड। डिजिटल एविडेंस का ज़माना आ गया है, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन का ज़माना आ गया है। डिजिटल वे से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, एविडेंस कैप्चर किए जाते हैं। अब ज़माना बदल गया है, लेकिन ये इस केस को ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई मोबाइल चोरी का केस है। ये एक ब्लाइंड मर्डर है, बिल्कुल जो कि सारा का सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर बेस करता है। जी ठीक है, वाकयाती शहादत के ऊपर बेस करता है, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। जी इसमें पुलिस की महारत का पता चलना है कि वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कौन कौन सी ढूंढ के ला सकते हैं। दुरुस्त, ठीक है, बिल्कुल। तो उसके लिए ठीक तो ठीक ठीक है एफर्ट रामी नहीं हो पा रही। साहब, वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी मजीद चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, फिलहाल अपडेट यही है कि एट द एंड हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पुलिस को जो कोशिश करनी चाहिए थी या जिन चीज़ों तक पुलिस को पहुंचना चाहिए था, अभी तक उन चीज़ों तक पुलिस नहीं पहुंची। अब इसके पीछे मुहर्रिकात या वजूहात क्या हो सकते हैं, आप बेहतर जानते हैं। हम अगली वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर बाकी चीज़ें वो शेयर करेंगे। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।